आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लेफ्ट सेंटेंस। अब ये जो क्लेफ्ट सेंटेंस जिसको हम लोग स्प्लिट सेंटेंस बोलते हैं, ये क्यों हम डिस्कस करने जा रहे हैं? क्या ये पहली बार एग्जामिनेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके के जो मतलब क्लेफ्ट सेंटेंसेस हैं या जिनको हम स्प्लिट सेंटेंसेस बोल सकते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस आप पहले से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो और इन पे बेस्ड जो एरर है उनको लगाते हुए आ रहा हो, लेकिन आपको पता नहीं शायद होगा कि यही क्लेफ्ट सेंटेंस बोला जाता है, इसी को स्प्लिट सेंटेंस बोला जाता है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जैसे 2025 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर अगर आप सीजीएल को देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्लेफ्ट सेंटेंसेस से रिलेटेड आए, यानी स्प्लिट सेंटेंसेस से रिलेटेड आए। तो पहले इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं से रिलेटेड पूछे जाते थे लेकिन कम पूछे जाते थे। अभी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस वजह से ये एक तरीके का ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। जैसे इस बार जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है और जो क्लिफ्ट सेंटेंसेस है, इनको आप ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं, जिनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक बार ये आपको सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लिफ्ट सेंटेंसेस होते क्या है। एक्चुअली ये थोड़े से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो क्लिफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये होते ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। तो अब इसमें नाम ही कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ये लोगों को लगता है डिफिकल्ट। तो अगर ये पूरा आप सीख जाते हो तो जैसे जो ट्रिकी, कंफ्यूजिंग, लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स आपको समझ में नहीं आते, जिनके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जो एक तरीके से रेगुलर सेंटेंस आपको नहीं लगते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। जैसे रेगुलर सेंटेंस या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे जब मैं ऐसा बोलता हूं, जैसे सब्जेक्ट में हम लोग लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहां पे लिखा राम बॉट अ कार, राम ने एक कार खरीदा। तो अब यहाँ पे आप दिख रहे मतलब अब जनरली कोई भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जो सिंपल सेंटेंस, एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। और इसको मैं बोलूंगा कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक रेगुलर सेंटेंस हम बोल सकते हैं, या एक सिंपल सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, किसी को भी नहीं आती होगी। तो हमें प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो क्लेफ्ट या स्प्लिट सेंटेंसेस होते हैं। तो अब ये जो क्लेफ्ट और स्प्लिट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये क्यों यूज किए जाते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। और उनके कितने टाइप्स हमें पढ़ने हैं अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जिनके हम 3 टाइप पढ़ेंगे। एक इट क्लेफ्ट पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच क्लेफ्ट, जिसको हम लोग सेमी स्प्लिट या सेमी क्लेफ्ट या स्यूडो भी आप इसको बोल सकते हो, वो पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑल क्लेफ्ट। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करने वाला हूं। जब मैं इनको पढ़ाने लग जाऊंगा, जब मैं आपको सिखाने लग जाऊंगा, धीरे धीरे आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आपको क्लेफ्ट सुन करके या स्प्लिट सुन करके डर लग रहा होगा, ये किस तरीके की चीज आ गई हमारे सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो अपना दिमाग शांत करके सारी चीजों को सुनना समझना। आपको हर एक चीज मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा दूंगा। बहुत बारी क्या होता है कि इस तरह के टॉपिक जब कोई लोग पढ़ाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और पहले से ही डरा देते हैं। तो हमें ऐसा लग जाता है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, नहीं समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, चीजें इजी होती हैं। वो समझाने और पढ़ाने के ऊपर होता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने पहले कभी क्लेफ्ट सेंटेंस सुना भी नहीं हो, तो भी आप क्लेफ्ट सेंटेंस आज सीख करके जाओगे इस पूरे सेशन के दौरान, जब आप पूरा देख लोगे अच्छे से तो। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पहले तो मैं डेफिनेशन और इसके टाइप्स बताऊंगा कि मतलब क्लेफ्ट सेंटेंस का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है कि क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है। दूसरी चीज की व्हाई डू वी यूज क्लेफ्ट सेंटेंसेस, क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्यों यूज किया जाता है, उसका क्या पर्पस है। मतलब बिना किसी पर्पस के तो हम कुछ करते नहीं है। अगर हम किसी रेगुलर सेंटेंस को, जैसा रेगुलर सेंटेंस हमने क्या बोला आपको, ये रेगुलर सेंटेंस बोला, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो जब हम किसी रेगुलर सेंटेंस को या एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को जब हम स्प्लिट कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल है, जब हमें किसी इंफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करना होता है तो इस वजह से हम उस चीज को करते हैं। साथ ही साथ हाउ डू वी फॉर्म क्लिफ्ट सेंटेंसेस, क्लिफ्ट सेंटेंसेस फॉर्म किए कैसे जाते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर्स को हमें रट लेना है? नहीं, रटना नहीं है। मैं आपको सिखा ही दूंगा कि जैसे कोई भी अगर रेगुलर सेंटेंस है, कोई भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, उसको हम स्प्लिट सेंटेंस में कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको कर लोगे खुद ही अपने आप से। ठीक है। तो आप ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। आइए शुरू से बिल्कुल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये क्लेफ्ट या स्प्लिट सेंटेंसेस की डेफिनेशन आपको बता देता हूं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अब देखना आप, ये जो क्लेफ्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इसके नाम से ही देखिए आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्प्लिट लिखा हुआ। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज मेरे हाथ में है, अगर इस चीज को मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, यानी किसी चीज को बांट देना, किसी चीज को काट देना, किसी चीज को अलग कर देना, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। तो क्लेफ्ट या स्प्लिट सेंटेंसेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये क्या करता है, किसी सेंटेंस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, मैं बहुत इजी मतलब जितना इजीएस्ट वे हो सकता है उस इजीएस्ट वे में आपको समझाऊंगा। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि भाई जो हमारा स्प्लिट सेंटेंस होता है वो ये होता है कि मतलब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, वही बन गया हमारा स्प्लिट सेंटेंस। अब सवाल ये आता है कि किसको डिवाइड करना है। अब ऐसे चलते फिरते तो किसी को तो पकड़ के डिवाइड कर नहीं देंगे। एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को, एक रेगुलर सेंटेंस को। जैसे मान लीजिए हमने कहा राम टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, अब ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया राम टॉट में इंग्लिश, राम ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। अब ये बताइए कौन सा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा। आप कहोगे कि ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो एक बार आप, जैसे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमने वर्ब लिखा, राम ने पढ़ाया, किसे पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, ये भी ऑब्जेक्ट आया है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको बताया गया होगा बेसिक में, किसी ने भी आपको पढ़ाया होगा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट में जो हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड राम टीच, राम ने क्या पढ़ाया, तो आपने कहा इंग्लिश। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि किसको पढ़ाया, हुम, तो आपने कहा मुझे, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बात यहां तक क्लियर है। तो ये एक हमारे सामने लिखा गया जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, तो इसे हम एक नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, एक रेगुलर सेंटेंस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बना हुआ हमारा सेंटेंस है। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर एक रेगुलर सेंटेंस को आप क्या कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो। ठीक है, स्प्लिट मतलब उसको बांट देना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इट वाज राम हु टॉट मी इंग्लिश। अब जरा इस सेंटेंस को आप पढ़ो, मतलब वही चीज हमने लिखी है लेकिन अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसको हमने जो स्प्लिट किया है ना, इसको हमने दो भागों में स्प्लिट कर दिया है। एक तो हमने इट वाज राम हु टॉट मी इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे एक हमने कर दिया इट वाज राम, यह राम ही है जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। तो देखो एक पार्ट इसका ये हो गया, दूसरा पार्ट इसका ये हो गया। अब इसी को हम बोलेंगे स्प्लिट सेंटेंस। अब आप कहोगे सर इस तरह के सेंटेंसेस तो हमने बहुत बारी देखे हैं। ठीक है, तो मतलब इसी को ही क्लेफ्ट सेंटेंस या स्प्लिट सेंटेंस बोला जाता है। अब बात क्या है कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, पहला सवाल, और ये हमने कैसे किया। आपको कैसे पता यहां पहले इट लगेगा, फिर वाज लगेगा, फिर यहां पे हु लगेगा, है ना। ये तो ये चीजें अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस अभी मुझे ये समझाना था कि जैसे जो हमारी स्प्लिट सेंटेंसेस होती हैं, हमने कहा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे मैंने ये लिखा तो तुरंत आपके मन में सवाल आया होगा कि किसको आप डिवाइड कर रहे हो दो पार्ट में। तो मैंने बताया कि जो हमारे रेगुलर सेंटेंस होते हैं उन रेगुलर सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें इसका पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा मेन क्लॉज होता है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके जो बनाती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। तो ये एक आपके सामने लिखा गया जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसको हम स्प्लिट या क्लेफ्ट सेंटेंस भी बोल रहे हैं। समझ में आ गया, देखने में क्लियर है कि स्प्लिट सेंटेंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे, इट क्लेफ्ट पढ़ेंगे, WH क्लेफ्ट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सेमी स्प्लिट या स्यूडो स्प्लिट भी बोलते हैं। सेमी स्प्लिट इसको क्यों बोला जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ऑल क्लेफ्ट के बारे में भी डिस्कशन आपके साथ करूंगा, क्योंकि वैसे तो जनरली आप देखेंगे 6 टाइप के ये बताए जाते हैं, लेकिन हम 3 टाइप के ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर ये 3 ही टाइप आते हैं, इट, WH, और इससे ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद व्हाई डू वी यूज क्लेफ्ट सेंटेंसेस, ये भी लगे हाथ में आपको क्लियर कर देता हूं कि पहले तो आपने इसका डेफिनेशन देख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूज क्यों किया जाता है। इसका यूज हम करते हैं ना टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बस इसका यही मतलब है, टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें ऐसी लगती है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, उसे एम्फेसाइज करने की जरूरत है, उसको स्ट्रेस हाईलाइट, उस पर जोर देने की जरूरत है। दैट्स व्हाई हम स्प्लिट सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे यहां पर राम टॉट में इंग्लिश लिखा था, तो ये एक रेगुलर सेंटेंस था कि राम ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब एक्चुअली अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं कि इट वाज राम हु टॉट मी इंग्लिश, अब ना मैं कहना चाहता हूं ये राम ही है जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। मतलब रहीम ने नहीं, मोहन ने नहीं, कमल ने नहीं, जय ने नहीं, अमन ने नहीं, गोपाल ने नहीं, ठीक है, जयदीप ने नहीं, मुझे किसने पढ़ाया, राम ने पढ़ाया। मतलब आप यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना उसको फोकस कर रहे हो, उसको एम्फेसाइज कर रहे हो। तो स्प्लिट सेंटेंस पहला क्या होता है, दो भागों में स्प्लिट कर दिया जाता है रेगुलर सेंटेंस को। और दूसरी चीज क्या है कि ये इसलिए यूज किया जाता है, ये इसलिए स्प्लिट किया जाता है क्योंकि हमें जो
पर्टिकुलर कोई अगर एलिमेंट है सेंटेंस का, जो पर्टिकुलर कोई वर्ड है या फ्रेज है या क्लॉज है या कोई भी नाउन है या कोई प्रोनाउन है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एम्फेसाइज किया कि राम ही है, कोई दूसरा नहीं, मतलब कोई नोबडी एल्स, सिर्फ राम, राम ही है जिसने मुझे इंग्लिश सिखाया, जिसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। तो ये होता है इसका पर्पस क्लेफ्ट सेंटेंस या स्प्लिट सेंटेंस का यूज करने का। ठीक, उसके बाद हाउ डू वी फॉर्म क्लेफ्ट सेंटेंसेस, तीसरे वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर डिटेल में चलेंगे कि कैसे फॉर्म करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब ये चीज इतना आसान नहीं है कि मतलब इसको तुरंत एक सेंटेंस में मैं बोलूं और आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे करते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों को चलेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि इनको फॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक, आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इट क्लेफ्ट को। ठीक है, इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि आप क्या लिखते हो, पहले इट लिखते हो, इसमें इट लिखने के बाद इसकी बी फॉर्म आती है। अब ये जो बी फॉर्म आपकी होती है उसमें आपका इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है। ठीक है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वाज आ सकता है, सॉरी माफ करिएगा मैं बी फॉर्म लिखने लगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, इट है ना, तो इट के साथ ऑब्वियस सी बात है एम या आर तो आ नहीं सकता, क्योंकि बी फॉर्म जरूर होता है इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन यहाँ पे जब इट क्लेफ्ट लिख रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट इट है, तो बी फॉर्म में अगर प्रेजेंट की बात करेंगे या तो इज आएगा, और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वाज आएगा। अगर हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो इसके साथ विल बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जैसे जो हमारा मेन फोकस होता है, यानी यहां पे जो हमारा लिखा जाता है, ये जैसे ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारा जो बी फॉर्म होता है वो लिंकिंग वर्ब के तरीके से काम करता है। ये जो जिस पर हमें मेन फोकस करना होता है ये यहां पे लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिलेटिव क्लॉज लिख देते हैं। और ये जो हमारा रिलेटिव क्लॉज होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इट क्लेफ्ट का एक तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जिसको अभी आप ध्यान रखना, आगे आपको बहुत सारी चीजें इसको सीखने को मिलेगी। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं शुरुआत करता हूं तो इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने पहला सेंटेंस लिखा है, रानी ब्रॉट अ केक। ठीक है, अब यहीं से समझना सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। अब जैसे मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपने कहा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ब्रॉट क्या है, आपने कहा ये वर्ब है, और ये अ केक क्या है, आपने कहा ये ऑब्जेक्ट है। आपके सामने एक रेगुलर सेंटेंस लिखा गया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये हमारे सामने एक रेगुलर, या आप ऐसे कह सकते हो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं ना तो इसी तरीके से बनाया जाता है। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम सभी लोग, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको रेगुलर सिंपल सेंटेंस बोला जाता है कि रानी ने केक जो है लाया। ठीक, अब मान लीजिए हमें इस चीज को स्प्लिट सेंटेंस बनाना है, तो स्प्लिट सेंटेंस देखो बनाने का तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है कि हम इसको इट से बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें इट से बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है इट लिखा जाता है। ठीक है, अब इट के बाद हमें लिखनी होती है वर्ब। अब वर्ब हम कैसे लिखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी टेंस हो गई, आपने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गई। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे क्योंकि जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया कि इट के बाद हम लोग बी फॉर्म लिखते हैं, तो बी फॉर्म पास्ट का क्या होगा, आपने कहा वाज होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाज। अब मुझे ये समझना है कि मैं यहाँ पे फोकस किसे कर रहा हूँ, आपको फोकस किसे करना है। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस के अंदर आपको पूरा फोकस रानी पे डालना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट वाज रानी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपने रानी लिख दिया, इट वाज रानी। अब मुझे इसके आगे इस सेंटेंस को बनाना है, तो रानी के लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसा कि आपको ये चीजें कुछ पता होंगी पहले से, जैसे हु होता है, हुम होता है, दैट होता है और विच होता है। ठीक, तो ये आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई ये जो हु होता है वो यूज हम करते हैं पर्सन के लिए, और हुम जो होता है ये भी पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट को रेफर करता है और ये किसको रेफर करता है, आपने कहा ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं दैट की बात करूँ तो देखिए दैट का यूज ना हम पर्सन के लिए भी कर लेते हैं और थिंग के लिए भी कर लेते हैं। और ये जो विच होता है इसका यूज सिर्फ हम थिंग के ही लिए करते हैं, सिर्फ थिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया इट वाज रानी, तो अब इसको हमारा बनाने का तरीका ये है कि मैं ऐसे लिख दूं इसके आगे, हु ब्रॉट अ केक। अब देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा जो स्पॉटलाइट है, जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है, वो किस पर है, वो हमारा रानी पे है। रानी मतलब इट वाज रानी, रानी ही थी जो केक लाई। मतलब जैसे आपके मन में अगर मान लीजिए कोई वहम आ गया, ऐसा तो नहीं यार राम लाया, जैसे मान लीजिए आप एक जगह पे आप लोगों की गैदरिंग है,
कहीं पे पार्टी है और वहां पे केक आया है, तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रही है शायद कि यार लगता है राम लाया, रहीम लाया, कमल लाया, मोहन लाया, जय लाया, ठीक है। लेकिन अब जाके पता ना वहां पे किसी ने ये चीज बोली कि नहीं 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 नहीं, इट वॉज रानी हु ब्रॉट अ केक, मतलब वो रानी ही थी जो लाई, मतलब कोई और नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है, जो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें एम्फेसाइज करना होता है, जिस पर हमें जोर देना होता है, तभी हम स्प्लिट सेंटेंस बनाते हैं। और स्प्लिट सेंटेंस बनाने का तरीका यही होता है कि अगर हम इट क्लॉज बना रहे, इट क्लेफ्ट बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इट लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे उसका जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी लिंकिंग वर्ब यानी वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हमें जिसे फोकस करना होता है वो लिखते हैं, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मतलब बाकी चीजें हमें देखो ऐसे ही उतार देनी। जैसे यहाँ देखिए ब्रॉट अ केक था, तो हमने ब्रॉट अ केक लगा दिया। अब हमने यहाँ पे हु इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में आप देखोगे तो ये जो आपका ब्रॉट है वो आपका वर्ब है, इस वर्ब के लिए क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे हु लिख दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर सेंटेंस के एक बार स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा दूं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका इट है वो आपका सब्जेक्ट है, ये जो आपका है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये जो रानी है वो रानी क्या है, आपने कहा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हु ब्रॉट अ केक, ये हमने क्या बना दिया, एक रिलेटिव क्लॉज बना दिया। तो ये अगर देखेंगे तो इट वाज जो रानी है वो हमारी मेन क्लॉज है, और जो हु ब्रॉट अ केक लिखा हुआ है ये एक हमारा रिलेटिव क्लॉज है, यानी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये हमारी मेन क्लॉज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मिल करके क्या बना रही है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही है। होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी। अब लेकिन मान लीजिए आप अगर इस चीज को फोकस करना चाहते हैं, केक को, ठीक है, यहां तो अपने रानी को फोकस कर दिया, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इट वॉज अ केक। अब यहां पे देखिए रानी था तो हमने यहां पे हु लिख दिया, लेकिन अब केक आया तो केक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया दैट। अच्छा, दैट के बाद ये केक था, कौन लाया इसको, रानी ने लाया, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, रानी ब्रॉट। अब देखिए ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इस तरह के सेंटेंसेस हम इस वजह से फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज एम्फेसाइज करना है कि भाई ये जो केक है, यहाँ पे हम एम्फेसाइज क्या कर रहे हैं, केक को कर रहे हैं। मतलब रानी जो है कोई और चीज नहीं लाई, जैसे उसने गुब्बारे नहीं लाए, या उसने समोसे नहीं लाए, उसने मिठाइयां नहीं लाई, मतलब इट वॉज ए केक, वो केक ही था जो रानी लेकर के आई। आगे बात समझ में? तो ये होता है स्प्लिट सेंटेंसेस का सेंटेंस में यूज करने का मतलब, कि हम स्प्लिट बना क्यों रहे हैं उसको, ठीक है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर चीज पे क्या करना है, फोकस करना है। अब ये अगर आपको समझ में आ गई बात, ठीक है, तो एक इसको ना, ये तो चलिए हमने रानी को कर दिया और हमने यहाँ पे केक को कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्रॉट है, ब्रॉट हमारा क्या है, इस सेंटेंस का वर्ब है, यानी इस सेंटेंस का एक्शन है। अब जैसे अगर मान लीजिए हमें इसे बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट रानी डिड, इसको देखिएगा, व्हाट रानी डिड वाज ब्रिंग अ केक। अब ये एक्चुअली मैं अभी बताने वाला नहीं था आपको, ये तो मैं आपको बाद में पढ़ा था, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा ये इट क्लेफ्ट नहीं है, ये व्हाट क्लेफ्ट बन गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि आप किसी भी रेगुलर सेंटेंस के अंदर हर चीज को एम्फेसाइज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे अगर रानी को एम्फेसाइज करना था तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, अगर मुझे यहाँ पे केक को एम्फेसाइज करना था तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। अगर मान लीजिए मुझे ये ब्रॉट जो हमारा यहाँ पे एक्शन दिया गया है, कि अगर मुझे इसे एम्फेसाइज करना है तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि व्हाट रानी डिड, रानी ने क्या किया, वाज ब्रिंग अ केक। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं। पहली कि यहाँ पे वाज के बाद ब्रिंग क्यों आया, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि देखो व्हाट रानी डिड ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का। ये जो यहाँ पे वाज है वो आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई। जो ब्रिंग अ केक आपने लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा, जब किसी भी आप वर्ब को कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखोगे तो हमेशा वो वर्ब लिखी जाती है आपकी बेस फॉर्म के अंदर, ठीक है, हमेशा बेस फॉर्म में वो लिखी जाती है। अब आप पूछ सकते हो क्यों लिखी जाती है, क्या हम इसको ब्रॉट नहीं कर सकते या टू ब्रिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप इसको टू ब्रिंग कर देंगे या फिर मान लीजिए आप इसको ब्रॉट कर देंगे, तो ब्रॉट एक्चुअली एक एक्शन वर्ब हो जाएगी, और हमें एक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं, ये एक्शन जरूर है लेकिन ये अब कोई एक्शन रहा नहीं, अब ये एक नेम हो चुका है, एक आइडिया हो चुका है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई हम सिर्फ इसके वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के आप लोग घबराना मत, ये चीज हमने कैसे बना दी वो तो अभी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा डब्ल्यू एच क्लेफ्ट क्या होता है। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस चीज पे जो हम इट क्लेफ्ट को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब
ये चीज मुझे मतलब थोड़ा सा मैं इसको डेप्थ में और जाऊंगा। जब इस तरह के टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो डेप्थ में जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक ना आपको आते हैं वो तो ठीक है, मतलब इसमें ये चैलेंज नहीं होता है। चैलेंज इसमें ये होता है कि सामने वाले को समझाना कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा उस चीज को। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज और टास्क एक टीचर के लिए यही होता है कि सामने वाले को समझा दे। ठीक, तो जैसे इतनी बातें तो चलो मैंने आपको समझा दी, और इसके लिए मैंने आपको बोल दिया कि आगे भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, तो हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर हमने तीनों चीजों को क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। एक रानी को भी करा, केक को भी करा, और हमने एक्शन यानी ब्रॉट को भी कर दिया, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना के। अब अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे जिस चीज को एम्फेसाइज किया जा रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस चीज को एम्फेसाइज किया जा रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूं, जिस चीज पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा क्यों होता है कि कॉम्प्लीमेंट पे ही फोकस किया जाता है, जोर दिया जाता है, ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूं और आप मुझे बताना है क्या ये एग्जाम्पल सही है या गलत है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल। ठीक है, और ये मैं लिखूं द प्रिंसिपल इज दैट पर्सन। सबसे पहले ना एक बार ना आप लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना। ठीक है, मैं पॉज करने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूं, जिससे आप ये मुझे सोच करके बता पाओ कि दो सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने लिखे हैं इन दोनों में सही कौन सा है, कि ये सही है दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल इज दैट पर्सन। ठीक है, अगर ये बता पाओगे तो हो सकता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट को ही हमेशा फोकस कर रहे होते हैं, किसी और चीज़ को नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को फोकस कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट बना के ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों है कि जिसे फोकस किया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट ही बना करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक्शन को फोकस कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट बना दिया, केक को फोकस कर रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट बना दिया, रानी को फोकस कर रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट बना दिया। ठीक है, उसके पीछे देखो रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस, मैंने बेसिक में भी आप लोग को पढ़ाया था, सेंटेंस के एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक उसका पार्ट होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको ना नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ कैसे कॉपी होगा। जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, हाँ। अब देखिए, आप ये थोड़ा सा मैं यहाँ से ना, अरे 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 ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ठीक, देखिए अब जैसे ये सेंटेंस आप लोगों के सामने था, ये वाला, द दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल इज दैट पर्सन। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे जैसे कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया बेसिक में, कहीं भी आपने पढ़ा ही होगा, इतना तो आपको पता होगा बेसिक चीज, कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक देखिए सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, तो एक्चुअली आपको ना पता हो तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी नॉन इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये जो प्रेडिकेट होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट जो होता है उसको आप ओल्ड इन्फॉर्मेशन बोल लो या आप नॉन इन्फॉर्मेशन बोल लो, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्पीकर को भी पता होती है और लिसनर को भी पता होती है, मतलब जो बोलने वाला है, ठीक है, और जो सुनने वाला है, इन दोनों को ही ये चीज पहले से पता होती है। लेकिन इसमें जो आप प्रेडिकेट लिख रहे होते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आ सकती है, देखिए प्रेडिकेट में एक तो आपका ऑब्जेक्ट भी खैर आ सकता है, ठीक है, और प्रेडिकेट में आपका कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तो ये जो प्रेडिकेट के अंदर आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, ठीक है, तो ये पता है न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये दैट पर्सन क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, ये वाला कलर दिख रहा है ना आप लोग को, और ये जो प्रिंसिपल है आपने कहा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ये इज क्या है, आपने कहा लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे इज क्या है, आपने कहा ये भी लिंकिंग वर्ब है। ठीक, यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखा है, ये जो पर्सन है वो प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे जो दैट पर्सन है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट ही है, राइट। अब जैसे मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है, समझना इस बात को, आप इस प्ले ग्राउंड के अंदर आप मान लीजिए खड़े हैं, ठीक है, अपने दोस्त के साथ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब आपने पूछा ना, मतलब आपके दोस्त ने कहा जैसे दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं। अब जैसे मान लो ये वाला प्रिंसिपल है जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक। अब आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, दोनों लोग, तो आप भी देखो ना कहीं इस आदमी को आप भी देख पा रहे हो, ये भी देख पा रहा है, उस पर्सन को आप दोनों देख रहे हो, आप दोनों उस पर्सन को देख रहे हो, आप दोनों उस पर्सन को जानते हो, ठीक है, आंखों से दिख रहा है।
लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्रिंसिपल है। जब उसने बताया कि दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ भाई ये जो प्रिंसिपल यही वाला, मतलब है तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो ये वाला बंदा है ना वही प्रिंसिपल है, ये आदमी जो है वही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे पर्सन को तो आप दोनों पहले से देख रहे थे, वो नया नहीं था, वो तो नोन इन्फॉर्मेशन थी जो सब्जेक्ट थी। लेकिन ये जो प्रिंसिपल जो आपने कॉम्प्लीमेंट बना के रखा, ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल इज दैट पर्सन। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं। अब मान लीजिए, ये मान लीजिए एक स्कूल है, तो किसी भी स्कूल में भाई एक प्रिंसिपल तो होता ही है, ठीक है। अब आप किसी के स्कूल में घुसे हो, किसी स्कूल में गए हो, मान लीजिए आपने नया नया एडमिशन लिया हुआ है, तो आपको इतना पता है यार स्कूल है तो इसका प्रिंसिपल होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन है। तो एक ने दिखाया कि द प्रिंसिपल इज दैट पर्सन, ठीक है। जो प्रिंसिपल तो है कोई, लेकिन ये वाला जो पर्सन है ना वही प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ पे आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये पहले से आप दोनों को नोन है कि भाई कोई तो इस स्कूल का प्रिंसिपल होगा ही, लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया कि वो जो आदमी है ना वो है। तो मैं ये एक्चुअली में समझाना चाहता था कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो नोन इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसी वजह से जहां पे जो भी हम स्प्लिट सेंटेंसेस के अंदर लिख रहे हैं, जिस पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट ही होता है। वो कॉम्प्लीमेंट इसलिए होता है क्योंकि हम नई इंफॉर्मेशन आपको बता रहे होते हैं, नई इंफॉर्मेशन पे हम आपको फोकस कर रहे होते हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहां तक की बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अगर कहिए तो एक, जैसे मैं एक और दे देता हूं आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखूं, द विनर इज राहुल, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं, राहुल इज द विनर, राहुल इज द विनर। अब अगर इन दोनों सेंटेंस के अंदर आप देखोगे ना, तो आप स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया होगा कि द विनर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, राहुल यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और ये इस क्या है, ये भी लिंकिंग वर्ब है, ये राहुल यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो द विनर है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। अब जैसे मान लो द विनर इज राहुल, मान लीजिए कोई आ, कुछ हो रहा था, ठीक है, कोई इवेंट वगैरह हो रहा था, तो अब वो खत्म हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो विनर होगा, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, हम दोनों को पता है। जैसे आज मान लीजिए न्यूजीलैंड इंडिया का मैच है, ठीक, आपने देखा नहीं, हमने भी नहीं देखा, हम दोनों किसी काम में बिजी थे। जब शाम में हम अपने दोस्त से मिले, ठीक है, तो अब आप हम दोनों को पता है, देखा नहीं है, लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है अगर क्रिकेट मैच हुआ तो कोई ना कोई तो जीता ही होगा। तो उसने कहा कि द विनर इज राहुल, ठीक है। हमें आपको पता है कि विनर तो कोई तो बना ही होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन बना, ठीक है। तो हमने कहा द विनर इज राहुल, तो जाहिर सी बात है ये जो राहुल है उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है कि जो विनर है वो कौन बना, राहुल। दूसरी चीज हमने लिखा राहुल इज द विनर। अब जैसे मान लीजिए हम दोनों को, अब इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए राहुल को हम दोनों जानते हैं, ठीक है, वो हो सकता है हम दोनों का कॉमन फ्रेंड हो, या स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में कहीं पढ़ता हो। अब जैसे हमें पता है भाई वो राहुल है, लेकिन हमें ये नहीं पता है वो विनर है, ठीक है। तो राहुल के बारे में तो हम दोनों को पता है, लेकिन हम इस चीज को पता है राहुल इज द विनर, राहुल ही विनर है। तो यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या है, विनर है, ठीक है। तो एक्चुअली में अब ये बेसिक चीजें हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है। तो ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, नॉन इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, और ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से स्प्लिट सेंटेंसेस के अंदर जो हमारा पूरा फोकस होता है वो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फोकस ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। तो नए इन्फॉर्मेशन पे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, या इन्फॉर्मेशन को एम्फेसाइज करने पे होता है। इस वजह से हम उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखते हैं। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, तभी हम इट लगाते हैं, फिर जाकर के लिंकिंग वर्ब लगाते हैं, तभी तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट बना पाएंगे। नहीं तो अब अगर ये लॉजिक मैं आपको नहीं समझाता तो आप इसको रट लेते यार, इट के बाद बी फॉर्म लगता ही है। अब लेकिन आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों लगता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखा जाता है, और अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपका सब्जेक्ट भी है, लिंकिंग वर्ब भी है, और लिंकिंग वर्ब के बाद तभी तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो यहां तक कि अगर आप लोगों को बातें मेरे दोस्त क्लियर है तो थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा मोहन हेल्प्ड मी विद माय प्रोजेक्ट। अब ये एक देखिए रेगुलर सेंटेंस है, ठीक है, आप इसको रेगुलर सेंटेंस बोल लो, सिंपल सेंटेंस बोल लो, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोल लो, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या है, सब्जेक्ट आती है, वर्ब आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर ये प्रेपोजिशन आ गई, और ये फिर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, ऐसा हो गया, ठीक। तो ये यूजुअली हम सिंपल सेंटेंस, रेगुलर सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस के अंदर हम लोग तो देखते रहते हैं इन सारी चीजों को, तो हमारे लिए तो नया नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें हमें इसको स्प्लिट सेंटेंस बनाना है। अब स्प्लिट सेंटेंस बनाना क्यों है, क्या बताया था, जब हमें किसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करना होता है, जब हमें उसे एम्फेसाइज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो
कितने तरीके से, मतलब किस किस को फोकस यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मोहन है, अगर हमें सिर्फ मोहन पे फोकस करना है तो हम इससे भी स्प्लिट सेंटेंस बना सकते हैं। मान लो विद माई प्रोजेक्ट पे हमें फोकस करना है तो इससे भी स्प्लिट सेंटेंस बनाया जा सकता है। अगर मान लो हमें मी को फोकस करना है तो इससे भी स्प्लिट सेंटेंस बन जाएगा। अब मान लो अगर हमें सब्जेक्ट को फोकस करना है तो भी बन जाएगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो भी बन जाएगा। ये जो हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है इस पे अगर हमें फोकस करना है इससे भी हम स्प्लिट सेंटेंस बना सकते हैं। मान लो ये जो हमारे सामने वर्ब लिखी गई है, जो एक्शन है, अगर इसको भी करना है तो भी हम बना सकते हैं। ठीक, अब देखो कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे इन चीजों को। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कि मोहन हेल्प मी विद माय प्रोजेक्ट। अगर मुझे इसे बनाना है, अब मैं ये बोलूंगा आप लोगों से कि एक बार आप सभी लोग क्या काम करिए कि इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही डाल दूंगा। ये टाइम खैर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप देख लेना कितना हुआ, 1:40 हो रहा है। आई थिंक जब आप इसको देख रहे होंगे शाम तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा क्योंकि आज संडे था तो मुझे लगा कि ये टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे ना आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है तो आप पॉज करके आराम से इसको देख लो, अपना एक बार ट्राई कर लेना कि आप इसको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। उसके बाद मैं तो इसको कराऊंगा। तो चलिए आपने पॉज करके होप सो कि आपने ये कर लिया होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोहन को किया, ठीक है, तो मैं पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लूंगा कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, अब अगर मुझे स्प्लिट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इट, उसके बाद क्या लिखूंगा, वाज, क्योंकि यहाँ पे पास था तो इट के साथ वाज आ जाएगा। ये मोहन। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या रिलेटिव प्रोनाउन जो भी यूज करूंगा। ठीक है, तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा कि यहाँ पे मतलब हु यूज कर लूं, हुम यूज कर लूं, दैट यूज कर लूं। ठीक है, अब देखो यह मोहन था जिसने हेल्प किया मुझे, ठीक है, किस चीज में, विद माई प्रोजेक्ट, मेरे प्रोजेक्ट में। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना जरा, नोटिस करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताई कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखा जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस इन्फॉर्मेशन को हमें एम्फेसाइज करना होता है, फोकस करना होता है, जिस पर हमारा पूरा स्पॉटलाइट होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिखा जाता है। तो मोहन यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं जिससे हमें एक सब्जेक्ट भी मिले, लिंकिंग वर्ब भी मिले, और यहाँ पे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट भी बना करके हम लिख पाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ पे शुरुआत होती है रिलेटिव क्लॉज की, तो उस रिलेटिव क्लॉज में हमें देखने को मिलता है हेल्प, जो कि एक वर्ब है। तो इस वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए, आप सब्जेक्ट चाहिए, तो भाई सब्जेक्ट हम क्या क्या लिखेंगे, हु, क्योंकि यहाँ पे हम मोहन की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, और हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हु। जैसे आपके एग्जामिनेशन में गलती दे सकता है, यहाँ पे विच करके दे दे, यहाँ पे हुम करके दे दे। ठीक है, या फिर अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे दैट भी, बहुत जगह आपको दैट देखने को मिलेगा, क्योंकि दैट जो होता है वो पर्सन के लिए और थिंग दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दैट भी देखने को मिलेगा। तो अब हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है, मोहन पे, कि इट वॉज मोहन हु हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, मतलब मेरे प्रोजेक्ट में मुझे जिसने हेल्प करी वो मोहन था, कोई और नहीं। वो यही कहना चाहता है, इसका मतलब यही है कि भाई कोई और नहीं, सिर्फ मोहन ने ही इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद की। अब अगर मान लीजिए मुझे मी को मान लीजिए हमें अगर एम्फेसाइज करना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इट वॉज मी। ठीक है, अब देखिए अभी तक मैं किसको एम्फेसाइज कर रहा था, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा था, तो हमने क्या लिख दिया था यहाँ पे, हु लिख दिया था। अब मैं किसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जरा देखिए, ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आप बताओ, हुम लिखूंगा। ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए दैट ना एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो बिन पेदी का लोटा कह सकते हैं आप। ये थिंग के साथ भी, पर्सन के साथ भी यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ भी, सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज हो सकता है। तो जनरली आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हम लोग जो यूज करते हैं वो होम ही यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप दैट भी यूज कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोल दिया इट वॉज मी, हुम या दैट। अब बताओ किसने हेल्प करी, ऑब्वियस सी बात है मोहन ने हेल्प करी, है ना, तो यहां पे मोहन लिख दो, मोहन हेल्प्ड विद, अब मी मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी तुम यहां पे मी लिख चुके हो, तो हेल्प्ड विद माय प्रोजेक्ट, ये लिख दो। अब देखो ये सेंटेंस की मीनिंग क्या निकल रही है, अब ये सेंटेंस की मीनिंग ये निकल रही है कि इट वाज मी, मतलब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि मोहन ने मदद की। ठीक है, यहां मैं कह रहा हूं कि मेरी मदद की गई, इट वाज मी, मतलब आप किसी और को मत समझ लेना, हर को मत समझ लेना, या हिम को मत समझ लेना, किसी थर्ड पर्सन या किसी दूसरे को मत समझना, ये मैं हूं, whom या दैट मोहन हेल्प विद माय प्रोजेक्ट।
जिस मेरे प्रोजेक्ट में मोहन ने मेरी हेल्प करी, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस किस पे है, मी पे है, ठीक। अच्छा जी, आगे अगर हम लोग बढ़े तो इसको क्या और कुछ किया जा सकता है, जैसे विद माई प्रोजेक्ट है, अगर हमें इसको करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट, यहाँ पे वाज, उसको ले आओ, क्योंकि जिससे तुम्हें फोकस करना है, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख दो। देखो यहाँ मुझे फोकस फोकस मोहन को करना था, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया। यहाँ मुझे फोकस मी को करना था, मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया। यहाँ मुझे विद माई प्रोजेक्ट को करना, मैंने उसको लिख दिया। अब मेरे, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि जो हमारे स्प्लिट सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज चाहिए। तो यहां तक की जितनी भी क्लॉजेस तुमको दिख रही है सारी की सारी मेन क्लॉज है। देखो यहां तक की ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। इसके बाद हमें रिलेटिव क्लॉज चाहिए, तो रिलेटिव क्लॉज के लिए एक भाई आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो उन दोनों क्लॉज को आपस में कनेक्ट करे। एक तरीके से वो कंजंक्शन की तरीके से भी काम करता है। तो अब यहाँ विद माई प्रोजेक्ट के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, दैट यूज कर लेंगे। अब इट वाज विद माई प्रोजेक्ट, अब किसने किया था, मोहन ने किया था, तो यहाँ पे लिख दो मोहन। क्या किया था उसने, मदद किया था, किसकी की थी, मेरी की थी। अब देखो तुम सेंटेंस एक बार पढ़ के, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हेल्प किसमें हुई, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हेल्प जो है वो प्रोजेक्ट में हुई। यहाँ मैं कह रहा था कि मोहन ने हेल्प की, यहाँ मैं कह रहा था कि मेरी हेल्प हुई, किसी और की नहीं हुई। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में हेल्प की गई, किसी और चीज में नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लड़की छोड़ करके भाग गई तो पैचअप कराने में हेल्प हुई है, ऐसा नहीं है। मंडप से दुल्हन भाग गई, उसको पकड़ के लाने में हेल्प की गई है, नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्ट में हेल्प की गई है। तो मतलब जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख रहे होते हैं वो ही हमारा एम्फेसाइज वाला पार्ट होता है, वही हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें एम्फेसाइज करना होता है, जिसको हमें फोकस करना होता है, ठीक। तो होप सो कि ये पूरी की पूरी आप चीजें समझ रहे होंगे। अब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा, कैसे फॉर्म करते हैं वो समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे किस तरीके का रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब कुछ हमने तो एम्फेसाइज कर लिया, हमने मोहन को कर लिया, विद माई प्रोजेक्ट को कर लिया, मी को कर लिया। अब यहाँ पे एक हेल्प बचा, वो एक्शन है, उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसे अभी हम सेमी क्लेफ्ट में पढ़ेंगे, जिसको हम WH क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे पढ़ोगे तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, तो उसका तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है निकिता सोल्ड हर हाउस, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो एक सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक रेगुलर सेंटेंस है। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। रेगुलर सेंटेंस पहचानने का तरीका यही है, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, एक रेगुलर सेंटेंस है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे लिखा गया सेंटेंस है। अब हमें अगर इसको क्लेफ्ट सेंटेंस बनाना है, हमको इसको स्प्लिट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट वाज। अगर जैसे मुझे फोकस किस पे करना है, मुझे एम्फेसाइज किसको करना है, अब मान लीजिए मुझे निकिता को करना है, तो मैं लिखूंगा इट वाज निकिता, ठीक है, हु सोल्ड हर हाउस, ठीक है, जिसने अपने घर को बेच दिया, ठीक है। अब मान लो मुझे उसके घर पे करना है, तो मैं लिखूंगा इट वाज हर हाउस। अब हर हाउस आ गया तो यहाँ पे दैट लिख लो, या मान लो तुम्हारा मन करे तो विच लिख दो। तुम बार बार सोच रहे होगे कि दैट लिख रहे हैं, विच नहीं लिख रहे हैं, तो लिख लो, ठीक है। तो इट वाज हर हाउस दैट या विच निकिता सोल्ड, जो निकिता ने क्या कर दिया, बेच दिया। अब इसके भी स्ट्रक्चर को एक बार तुम समझ लो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का ये मीनिंग है कि इट वाज निकिता, मतलब कोई और ने नहीं, मतलब कोई भी नाम ले लो, जैसे पायल हो गई और पनौती हो गई, या कोई भी नाम आप ले लो, उसने घर को नहीं बेचा। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो निकिता ही है, ठीक है, जिसने इस घर को बेचा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो घर है उसी को निकिता ने बेचा है। निकिता ने किसी विला को या किसी रिजॉर्ट को या किसी की बिल्डिंग को नहीं बेचा है, उसने उस घर को बेचा है, ठीक है। तो हम ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये घर जो है वो बेचा गया है। और रिलेटिव प्रोनाउन वाली भी बात तुम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये भी समझ में आ गया कि जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बना के उसी को लिखते हैं जिसको हमें एम्फेसाइज करना होता है। दैट्स वाई हम ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जिसमें हमको सब्जेक्ट मिल जाए, लिंकिंग वर्ब मिल जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। जैसा कि हमने तुमको शुरुआत में बता दिया था कि ये जो हमारे एक तरीके से क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अगर ये, मैं स्प्लिट सेंटेंस की बात कर रहा हूं, मैं सेमी स्प्लिट की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। मैं क्लेफ्ट, क्योंकि अभी इसके बाद जो तुम पढ़ोगे वो ना तुम सेमी स्प्लिट पढ़ोगे। सेमी मतलब वो पूरी, मतलब जैसे होता नहीं है, वो पूरी तरीके से स्प्लिट भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो बीच का होता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं कह सकते स्प्लिट नहीं है और ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्प्लिट है, मतलब वो बीच का होता है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो स्प्लिट या क्लेफ्ट सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे क्लेफ्ट या स्प्लिट सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ तक की चीजें जो लिख रहे हो आप, इट वाज हर हाउस, इट वाज निकिता, ये आपकी मेन क्लॉज है। जहां आपने रिलेटिव क्लॉज लिखा तो ये ऑब्वियस सी बात है आपकी रिलेटिव क्लॉज हो गई। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कह लो या रिलेटिव क्लॉज कह लो या उसको आप मेन क्लॉज कह लो, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका मिला जुला करके ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जैसे सोल्ड हो गया, यानी हमने इसको सब्जेक्ट को और ये जो उसका ऑब्जेक्ट था इसको तो चलिए हमने कर लिया एम्फेसाइज, इसको बना लिया। बस ये जो हमारी सोल्ड वाली है, जो एक्शन वाली है, उसको बनाना बाकी है। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको आगे बोला कि इसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक लास्ट चलिए और देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी और मिल जाए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, हमारे सामने वर्ब आई है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया। एक हमारा जो ये ऑब्जेक्ट आया है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है, एक रेगुलर सेंटेंस है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट आ गया तो मैंने इसको इनडायरेक्ट बोल दिया, इसको डायरेक्ट बोल दिया, तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस है, अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जैसे हमने कहा राम कॉल्ड रानी, राम ने रानी को बुलाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहा राम बॉट अ कार, ठीक। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर आप एक चीज देखो, सब्जेक्ट आपका क्या है, आप कहोगे यहाँ राम सब्जेक्ट है, यहाँ भी कौन सब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, ठीक। और जैसे मैंने यहाँ पे कॉल्ड कहा वर्ब है, यहाँ पे मैंने कहा वर्ब है। अब यहाँ पे देखो रानी लिखा है, रानी किसका रिप्लाई है, हुम का। यानी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हुम डिड राम कॉल, राम ने किसको बुलाया, तो हुम का रिप्लाई क्या मिला, रानी। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो चाहे हुम का रिप्लाई हो चाहे वो व्हाट का रिप्लाई हो, वो होती ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें राम बॉट अ कार, मैं पूछूं व्हाट डिड राम बाई, राम ने क्या खरीदा, तो यहाँ पे देखिए जो व्हाट का रिप्लाई हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कार, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा किसी सेंटेंस के अंदर अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वेदर ये चाहे व्हाट का रिप्लाई हो या हुम का रिप्लाई हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा इस वर्ब के लिए आ रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जहां पे किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसमें देख लो जो व्हाट का रिप्लाई होगा, जैसे हमने तुमसे कहा कि व्हाट डिड ही गिव मी, उसने मुझे क्या दिया, कुछ किताबें, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हुम डिड ही गिव सम बुक्स, उसने कुछ किताबें किसको दी, किसको दी, मुझे दी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ गए। अब अगर मान लो इसमें हमें बनाना है तो देखो, एक तो अगर हमें ही को फोकस करना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इट वाज ही, ठीक है। अगर मान लो मुझे मी को फोकस करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या मैं लिख लूंगा, इट वाज मी। अगर मुझे इसको फोकस करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, आपने कहा इट वाज सम बुक्स, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि जिन्हें भी आपको मेरे भाई फोकस करना होता है उन्हों को आप कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दीजिए। मुझे इनको करना था मैंने इनको लिख दिया, मुझे इनको करना था मैंने इनको लिख दिया, मुझे इनको करना था मुझे इनको लिख दिया। अब अगर आगे आप देख रहे होंगे, इस बात को समझ रहे होंगे, तो अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप देखो क्या ही है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या लगा दोगे, हु लगा दोगे। यहाँ मी है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या लगा दोगे, हुम लगा दोगे, ठीक। अभी एक छोटी सी गलती भी हो रही है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको पकड़ में नहीं आएगी। आप कहोगे सम बुक्स है, तो सम बुक्स के लिए हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, या फिर हमने क्या लगा दिया, आपने कहा विच लगा दिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आगे सब बना लोगे, ठीक है, मैं मदद कर दूं। इट वाज ही हु गेव मी सम बुक्स, ठीक है, बाकी चीजें वैसे लिख दो, हु गेव मी सम बुक्स। और इसको भी रटने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि देखो ये तुमने हु को सब्जेक्ट बना के लिख दिया, तो अगर सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट अपने बाद क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो लो तुमने वर्ब लिखा, फिर उसके दोनों ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब जैसे तुमने बोला इट वाज मी, मतलब यहाँ पे हम ये फोकस कर रहे हैं कि ये जो ही है उसने ही मुझे कुछ किताबें दी थी, तो मेरा मतलब आप इसको फोकस कर रहे हो, किसी और ने नहीं दिया मुझे, ये ही ने दिया है। अब जैसे मुझे कुछ किताबें मिली हैं, तो यहाँ आप अपने आप को फोकस कर रहे हो, मतलब किसी और को नहीं मिली है, गीता को, रीता को, बबीता को नहीं मिली है, मुझे मिली है, ठीक है। तो आपने मी को कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिखा, होम लिखा, होम ही गेव सम बुक्स, ही गेव सम बुक्स। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, यहां पे भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों, जैसे हमने लिखा इट वाज मी, वो मैं ही हूं। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या लिख दिया, आपने कहा होम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, इस वजह से डायरेक्ट इसके बाद वर्ब आ जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या होता है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये जो तुमने होम लिख रखा है वो होम तुम्हारा
ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ब है, इस वर्ब के लिए तो हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए ना। तो सब्जेक्ट हम किसको बना के लिखेंगे, वो जो ही है उसी को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये जो हूम है वो तो ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, तो इस वजह से हूम। अब लेकिन पता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये सब कुछ तो आप समझ गए, अब प्रॉब्लम क्या है वो ये समझिएगा यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बस बता दो क्या वो सेंटेंस सही है। जैसे हमने लिखा सी गेव इट मी, या सी गेव मी दैट बुक, ठीक है। पता है ये जो दूसरा वाला सेंटेंस लिखा है ना, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे तो इसमें कुछ आपको खासा अटपटा लग नहीं रहा होगा। आप जैसे ऐसे देख रहे होंगे सी गेव मी, तो उसने मुझे दिया, ठीक है। तो ये आप कहोगे सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। क्या दिया उसने, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, ठीक। लेकिन ऊपर वाले में देखो सी गेव इट मी, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा ना कि अगर सर यहाँ पे हम टू लगा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या कहानी है कि जैसे हमने लिखा सी गेव इट टू मी, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इट को यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आ रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लेकर के चले जा रहे हैं, ठीक। एक्चुअली ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो हमने जैसे उसने जैसे इट कोई चीज है उसने दिया, अब किसको दिया, मी को दिया। तो वो कहां पे वो चीज जा रही है, मतलब उस डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, उस डेस्टिनेशन को बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ये प्रेपोजिशन टू यूज करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे जब मैं ये लिख रहा हूं ना, इट वॉज मी हुम ही गेव सम बुक्स, ठीक। तो इस कंडीशन में ये पढ़ने में जरूर सही लग रहा होगा, लेकिन ज्यादा सही तब लगेगा जब यहाँ पे टू लिख देंगे, इट वॉज मी टू हुम ही गेव सम बुक्स। क्योंकि देखो ये गेव के बाद सम बुक्स आ गया डायरेक्ट, ठीक है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ये जो पर्सन है इसको हमने दूर कर दिया उससे, ठीक है। तो इस वजह से उसको कनेक्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्शन बताने के लिए, राइट। तो ये बहुत बेसिक सी, मतलब बेसिक बात नहीं कह सकते, ये इतनी माइनर सी चीज है, वो ध्यान में आती नहीं है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब मुझे लग रहा है कि जो हमारे, क्योंकि हमने तीन सेंटेंसेस की आप लोगों से बात करी थी, मतलब तीन जो क्लेफ्ट चीजें थी हमें पढ़नी थी, एक इट क्लेफ्ट था, एक डब्ल्यू एच क्लेफ्ट था, एक ऑल क्लेफ्ट था। तो इट क्लेफ्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, और इट क्लेफ्ट आप देखते होंगे इससे रिलेटेड काफी सेंटेंसेस और क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलते होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डब्ल्यू एच क्लेफ्ट पे। चलो मैं इसको भी बहुत आसानी से आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब जैसे एक ये मान लीजिए आपने लिया 5वें नंबर को ना, आप अपना होमवर्क पकड़ लो कि आई फाउंड द सॉल्यूशन बाय सर्चिंग ऑन गूगल। ये आपको स्प्लिट सेंटेंसेस बनाने हैं इससे रिलेटेड, ठीक। आप मुझे बना के कमेंट में बताना। अब आ जाओ आप डब्ल्यू एच क्लिफ्ट पे। अब देखो डब्ल्यू एच क्लिफ्ट जो होता है ना, पहले तो इसके नाम को समझ लो। जैसे डब्ल्यू एच से आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरली इसकी जो शुरुआत होती है ना, वो किससे होती है, वो वाट से होती है, ठीक है, ये होता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी स्प्लिट भी बोला जाता है, सेमी स्प्लिट। ये स्प्लिट नहीं होता, ये सेमी स्प्लिट होता है, ठीक है। तो मतलब ये पूरी तरीके से स्प्लिट भी आप इसको नहीं कह सकते, और ये स्प्लिट भी है। कहने का मतलब ये, आप सोच रहे हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो इस चीज को लेकर के, वो मैं भी आपको समझा दूंगा। तो इसको जैसे कुछ लोगों ने इसको स्यूडो के नाम से भी पढ़ा होगा, अगर आपने कहीं भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा एडवांस टर्मिनोलॉजी हो गई ये जनरली, लेकिन हम लोग जैसे डब्ल्यू एच क्लेफ्ट हो गया, या सेमी स्प्लिट हो गया, या इसको स्यूडो क्लेफ्ट, आप जो मर्जी वो बोल दो। अब पहले ना इसको मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, तभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमारे सामने एक सिंपल सेंटेंस पहले मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हर जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको सिर्फ इट क्लेफ्ट से ही बनाया जा सकता है, नहीं। अगर हम इसको चाहें तो हम इसको डब्ल्यू एच क्लेफ्ट से भी बना सकते हैं, ठीक है, उससे भी बनाया जा सकता है। तो वो मैं दोनों चीजें आपको सिखा देता हूँ, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा द कैट एट द फिश। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये जैसे सब्जेक्ट आपके सामने लिखा गया है, ये आपके सामने वर्ब लिखी गई है, ये उसकी ऑब्जेक्ट लिखी गई है। तो ये जो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक हमारा रेगुलर सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस हमारा हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भाई इसको हमें बनाना है, मतलब जो आपका इट क्लेफ्ट है, ठीक है, इट क्लेफ्ट में इसको हम कैसे बनाएं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यहां पे ये देखनी है कि इस चीज को हम लोग डब्ल्यू एच क्लेफ्ट में कैसे बनाएं। अब दोनों में एक चीज और समझना, ठीक।
जैसे ये जो हमारा इट क्लेफ्ट होता है, तो इस इट क्लेफ्ट की कहानी ये है कि इसको हम बोलते हैं स्प्लिट सेंटेंस या क्लेफ्ट सेंटेंस, ठीक है। ये इस पूरी तरीके से ये स्प्लिट सेंटेंस ही होता है, क्लेफ्ट सेंटेंस होता है। ये जो डब्ल्यू एच क्लेफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी स्प्लिट। ये हमारा क्या होता है, सेमी स्प्लिट होता है, ठीक। अब ऐसा क्यों है, इसको स्प्लिट बोलते हैं, इसको सेमी स्प्लिट बोलते हैं, वो अभी सुनना, ठीक है। अब अगर इसको इट क्लेफ्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर इसको डब्ल्यू एच क्लेफ्ट में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सारी कहानी यही है। तो अगर मान लो पहले मैं इट क्लेफ्ट में बनाना है और मेरा फोकस है द कैट के ऊपर, ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, आप बताओ। इट वॉज द कैट दैट एट द फिश, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इट वॉज, हमें किसको फोकस करना है, द कैट को, द कैट, ठीक है। कैट के लिए हम क्या लगा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, ठीक है। दैट एट द, किसको खाया, इसने फिश को खाया। कोई दिक्कत किसी को, अभी तो ये बना करके ही आ रहे हैं, यहाँ पे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों ये स्ट्रक्चर हमने यूज किया, कैसे यूज किया, क्यों किया जाता है, सब क्लियर है, ठीक। अब मेरे दोस्त इस बात को समझो तुम, अगर हमको उधर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, व्हाट एट द फिश, ठीक है। हमने क्या बना दिया, व्हाट एट द फिश, ठीक। अब जरा यहां पे नोटिस करो कि क्योंकि हमें डब्ल्यू एच क्लेफ्ट बनाना था, तो इस वजह से हमने इसको या कह सकते हो कि वाट क्लेफ्ट बनाना था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाट क्लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या शुरू करी, वाट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया, एट, यानी उसकी वर्ब, क्या खाया, फिश खाया, वाट एट द फिश। अब कौन था वो, वाज द कैट। अब दोनों में पहले डिफरेंस देखो, छोटी छोटी डिफरेंस क्या है। यहां पे अगर सेंटेंस में देखोगे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कौन देखने को मिल रहा है, आपने कहा सर द कैट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन कॉम्प्लीमेंट है, देखो ये अगर हमारी लिंकिंग वर्ब है और ये हमारी अगर लिंकिंग वर्ब है, तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या आया है, आपने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां तक बात क्लियर है। यहां पे जो हमारी इट क्लेफ्ट होती है, जो स्प्लिट सेंटेंस होती है, यहां पे हमारा पूरा फोकस कहां पे होता है, यानी इधर होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हम फोकस यहां पे दे रहे हैं, जो हमारा मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा उसी पर फोकस होगा। और यहाँ पे हम कहाँ पे फोकस दे रहे हैं, यहाँ पे फोकस दे रहे हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, यानी कैट वाला, ठीक है, इधर, एक सेकंड रुक जाइए भाई, इधर हम फोकस दे रहे हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पे जरा नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी लिंकिंग वर्ब थी, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट था, और ये जो हमने मान लीजिए लिख दिया, वो हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिख दिया यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वाट एट द फिश लिखा हुआ है, ठीक। ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा क्लॉज है, आपने कहा ये भी हमारा एक तरीके का रिलेटिव क्लॉज आप बोल सकते हो, लेकिन ये कायदे से रिलेटिव ना बोल करके इसको हम नाउन क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसको रिलेटिव क्लॉज नहीं बोलोगे आप, इसको नाउन क्लॉज ही बोलोगे, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। क्योंकि जैसे आपने क्लॉज पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा, जो वाट से शुरू होने वाले क्लॉज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं। तो अगर आप देखो सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ये आपको बताया गया था। तो यहाँ पे एक बात बताइए, जो वर्ब वाली पार्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपने कहा इसको प्रेडिकेट बोला जाता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आपने कहा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट एट द फिश। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ये जो वाट एट द फिश लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका पूरा सब्जेक्ट है। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब सुनना, तुमको ये लग नहीं रहा है देख करके ये एक क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है तुमको, कि देखो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट आती है, उसकी वर्ब आती है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, या सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है, या उसका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या आया है, ये पूरी की पूरी तुम्हारी क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने तुम्हें बेसिक में भाई पढ़ाया है, तो बेसिक में हमने जो तुमको पूरी क्लॉज बताई थी, उसमें एक हमने तुमको सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया था। उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमने बताया था ये तीन तरीके से काम करती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और ये एडवर्ब क्लॉज। ये वर्ब के पहले जो हमारी पूरी नाउन क्लॉज आई है, वर्ब के पहले आई है तो सब्जेक्ट होगी, और वर्ब के बाद आएगी तो क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं, ही विल एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करेगा जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट। अब जरा इसको तुम नोटिस करो, ठीक है। अगर तुमने कभी बेसिक पढ़ी होगी तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देखो, ही क्या हो गया, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, विल एक्सप्लेन क्या हो गया, ये तुम्हारी वर्ब हो गई, ठीक है। वह एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, जो तुम चाहते हो। तो ये पूरी क्लॉज देखो, जैसे ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये तुम्हारी कौन सी क्लॉज है, ये तुम्हारी मेन क्लॉज है, ठीक। ये जो व्हाट यू वांट है,
ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके से इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मान लो फिलहाल। और ये जो हमारी क्लॉज है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगी क्लॉज, इसको हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हमारी मेन क्लॉज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर मैं इस सेंटेंस को नाम दूंगा तो मैं कैसा सेंटेंस बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये तीन तरीके से काम करती हैं किसी सेंटेंस के अंदर, या तो नाउन होती हैं, या तो ये एडजेक्टिव होती हैं, या फिर क्या होती हैं, एडवर्ब होती हैं। मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, जाकर के कभी बेसिक की वीडियोस देखेंगे लास्ट में, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, वह एक्सप्लेन करेगा, तो हमारे दिमाग में क्या एक्सप्लेन करेगा, जो तुम चाहते हो। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। और ये जो हमारी व्हाट से शुरू नाउन क्लॉज है, ये इस वर्ब के क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट। तो भाई एक बात बताइए, अगर वर्ब के बाद नाउन क्लॉज आएगी तो ऑब्जेक्ट होगी। अगर मान लीजिए ये हमारी बात यहाँ पे वर्ब है, उसके पहले ये जो नाउन क्लॉज आएगा, तो ये क्या सब्जेक्ट नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना। तो ये जब हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट हो गई, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, आपने कहा एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, अब देखो है तो अल्टीमेटली देखने में ये जो हमारा लिखा हुआ वो एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हम इसको स्प्लिट ही कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इसका स्टैंडर्ड है, तो इसलिए इसको सेमी स्प्लिट माना जाता है, ठीक है। इसको तो मान लो हम पूरी तरीके से नंगा कर देते हैं, मतलब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी स्टैंडर्ड नहीं रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके हमने उसकी क्लॉज लिख दी, ठीक है। लेकिन इसमें सीधे सीधे तुमको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से इसमें देखोगे व्हाट एट द फिश जो लिखा हुआ है, वो पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये मैं समझाना चाहता था कि इसको हम इसको हम क्यों कहते हैं सेमी स्प्लिट, ठीक। दूसरी चीज मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे, जैसे वाट एट द फिश, यहाँ पे जरा नोटिस करो ना, ये जैसे एट द फिश तुमने लिख दिया, ये वाट जो है ना, ये किसके लिए लिखा है, कैट के लिए। वाट एट द फिश वाज द कैट, ठीक है, यानी ये इसके लिए यूज किया गया है। एक दो सेंटेंसेस में और बताता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी इससे और मिलेगी। जैसे देखो, ये मान लो करण लाइड लिखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे हमको अगर स्प्लिट सेंटेंस इट से बनाना है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, इट वाज करण, यह करण था, ठीक है, हु लाइड। बस ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो किसी को है नहीं। लेकिन मान लीजिए ये तो आपका हो गया इट क्लेफ्ट, इसको मान लीजिए आप, ये हो गई आपकी इट क्लेफ्ट। इसको हम बोल सकते हैं स्प्लिट सेंटेंस ना, पूरी तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब लेकिन मान लीजिए इसी को हमें, ये पहला कर लीजिए, इसको दूसरा कर लीजिए। अगर हमें इसे WH क्लेफ्ट बनाना है, यानी वाट क्लेफ्ट अगर हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, वाट करण डिड वाज लाइक। अब इसको देखो, वाट करण डिड वाज लाइक। अब इस बात को थोड़ा समझना। अब जाहिर सी बात है कि देखो भाई, हमें जिस चीज को फोकस करना है, ठीक है, जिस चीज को भी हमें फोकस करना है, उसको हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइक को कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख दिया, ये हमारा सेंटेंस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दो तीन बातें ध्यान से सुनना, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। और ये क्या हो गया, इसका लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी चीज को यहाँ कॉम्प्लीमेंट बना के लिख रहे हैं, तो वो उधर से खाली हो रही है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, करण दिख रहा है, यहाँ पे डिड दिख रहा है, यहाँ पे हमने गायब किसको कर दिया, लाई को गायब कर दिया, ठीक है। तो लाई को हम कॉम्प्लीमेंट बना के लिख रहे हैं, तो उसी खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आपका वाट आ जा रहा है, ठीक। तो ये जो वाट करण डिड, तो ये देखो जो पूरी की पूरी हमारी क्लॉज है ये, ठीक है। ये कैसी क्लॉज है, ये हमारी नाउन क्लॉज है। क्यों भाई नाउन क्लॉज है, देखो एक तो ये क्लॉज है, जैसे मान लो इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, उसको कहा जाता है क्लॉज। और यहाँ पे ये वाट से शुरू है, तो ये जो वाट क्लॉज होती हैं जनरली, ये किसके तरीके से काम करती हैं, नाउन क्लॉज के तरीके से काम करती हैं। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो, ठीक। तो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज किसके तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट। या ऐसे भी तुम देख सकते हो कि भाई इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है कि अगर ये वर्ब है हमारी, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी पूरी क्लॉज क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। हमें कंफ्यूजन देखिए कहाँ पे आती है, वो यहाँ पे आती है कि जैसे मान लो अगर हमने राम रीड्स लिखा, तो यहाँ हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट हमारा कोई सिंगल नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। मेनली जो हमें प्रॉब्लम होती है वो यहाँ होती है कि अगर मान लो हम कोई फ्रेज या क्लॉज को सब्जेक्ट बना करके लिख दें। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह पढ़ा होगा,
तो ये चीजें आपको टफ नहीं लग रही होगी, अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो हमने लिखा व्हाट करण डिड, करण ने क्या किया, झूठ बोला, ठीक है। तो हमें जिसे फोकस करना है वो एलिमेंट जिसे हमें फोकस एम्फेसाइज करना होता है उसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं, तो हमने इसको कॉम्प्लीमेंट बना करके ये लिख दिया। तो अगर हमें इट क्लेफ्ट बनाना है तो हम ये यूज करेंगे, अगर हमें मान लो डब्ल्यू एच क्लेफ्ट यानी व्हाट क्लेफ्ट बनाना है तो ये हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज, अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर तुम लोग समझ लेना। जैसे जिसको जैसे हमें यहां से किस पर फोकस करना था, मान लो हमें कैट पे फोकस करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पता है, कैट की जगह पे हम लिख देंगे वाट, यहां पे लिख देंगे वाट, बाकी चीजें वैसे ही उतार लो। जैसे एट द फिश है, एट द फिश तुम वैसे ही उतार लो, बाकी कैट को उठा के वहां लिख दो। तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं भाई इसमें। जैसे इसको देखो, इस वाले में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें दिक्कत आ रही है, अब देखो तुम क्या कर रहे हो, ये लाई जो है तुम्हारा, इसको तुम्हें एम्फेसाइज करना है, ठीक। तो तुमने क्या किया, लाई को तुम उधर लेकर के गए। जब हम लाई क्या है, एक वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वर्ब क्या होती है, एक्शन होती है। जब हम किसी एक्शन को एम्फेसाइज करते हैं तो हमेशा उसको जब कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं तो उसको बेस फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने तुमको बताया था क्योंकि क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, क्यों हम इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि अब ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये अब एक आइडिया हो गया। अब जब हम किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो नाउन होता है, या तो प्रनाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है। तो एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। क्या कोई टेंस हो सकता है, कोई एक्स मतलब कोई एक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको लाइड लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो लाइड मत लिखना, क्योंकि अब ये एक नेम है, एक आइडिया है। तो हमेशा जब हम किसी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखते हैं तो उसको बेस फॉर्म में लिखा जाता है, उसकी एक्शन फॉर्म नहीं लिखी जाती है उसकी, ठीक है। तो हमेशा बेस फॉर्म बना के लिखना। और इधर हमने क्या किया, हमने इस लाई वाले एलिमेंट को जब मैं इधर लेकर के आ रहा था तो इधर खाली हो गया, व्हाट करण डिड, करण ने क्या किया, तो ये बताने के लिए कि उसने ये किया है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, व्हाट लिखना पड़ता है। तो अगर ये पूरी क्लॉज है तो क्लॉज में भाई सब्जेक्ट और वर्ब भी चाहिए, तो हमने करण को सब्जेक्ट बनाया, डिड हमने बना दिया, क्योंकि हमारे पास क्या किया हमको ये बताना है। तो वो करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वहां पे, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म डिड लगा देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्लॉज में जो करण है उसका वर्ब ये है, और बाकी ये जो पूरी की पूरी क्लॉज जो नाउन है ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब ये है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें हवा में उड़ करके आप लोगों को जा रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत हद तक चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ जाए। बस मुझे ऐसा लग सकता है प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है कि जब कभी आपने जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में ना सुना हो कि भाई ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा काम कर सकती है सब्जेक्ट के तरीके से, ऑब्जेक्ट के तरीके से, हो सकता है वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बेसिक कंफ्यूजन है वो भी मैं लगे हाथ दूर कर देता हूं। तो आपने सीख लिया कि भाई इसको हम इट क्लेफ्ट और डब्ल्यू एच क्लेफ्ट में कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आई बॉट ए पेन लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको मान लो मुझे उसमें बनाना है इट क्लेफ्ट में, तो इसको तो आसानी से बनाया जा सकता है। अगर हमें ये फोकस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट वॉज आई हु बॉट अ पेन, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको पेन को करना है तो वैसे इट वाज अ पेन लगा देंगे, ठीक है। दैट आई बॉट, इसको भी अगर मान लो हमें ऐसे बनाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट वाज अ पेन। अब यहाँ पेन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, पेन के लिए यहाँ पे दैट लगा दो, दैट। अब इट वाज अ पेन किसने खरीदा, मैंने खरीदा, दैट आई बॉट। इसको आप ऐसे बना दो। ये तो समझ में आपको आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब ये इट क्लेफ्ट हो गया। अगर हमें डब्ल्यू एच क्लेफ्ट बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना है। अब बस ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं, हमें किसको, मतलब ये एक रेगुलर सेंटेंस हमारे सामने है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, एक रेगुलर सेंटेंस है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब इस रेगुलर सेंटेंस को, इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को हमें डब्ल्यू एच क्लेफ्ट में यानी सेमी स्प्लिट में बनाना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे किसको फोकस करना है, सबसे पहले ये देखो, अगर मुझे फोकस करना, मान लीजिए मैं पेन को फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे हमने आई बॉट एज इट इज हमने लिख दिया, देखो हमने ये सब्जेक्ट लिख दिया, ये हमने वर्ब लिख दिया। अब देखो यहां से एक एलिमेंट खाली हो रहा है, कौन, पेन, ठीक है। और वो कहां जाकर के बन रहा है, वो हम फोकस कर रहे हैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख दे रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये उसका लिंकिंग वर्ब हो गया। अब वो जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, व्हाट। अब समझ में आ रहा है कि व्हाट किसके लिए लिखा जा रहा है, वो पेन के लिए ही लिखा जा रहा है, ठीक है। व्हाट आई बॉट वाज ए पेन। अब ये पूरा का पूरा जो व्हाट हमारा सेंटेंस है, जो व्हाट से शुरू है,
ये हमारी क्या है, मैंने जैसा कि बताया दैट इज नाउन क्लॉज, ठीक है। ये हमारी नाउन क्लॉज है। अब ये जो हमारी नाउन क्लॉज है ये किसके तरीके से काम कर रही है, सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रही है। तो ये पूरा क्या हो गया, आपने कहा ये पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो वाज हो गई ये हमारी क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में ये आ सकता है कि सर ये जो दैट आई बॉट वाज अ पेन लिख सकते हैं क्या, मतलब बार बार आप यहाँ पे क्या करो, क्योंकि देखो जैसा कि उसका नाम वाट क्लेफ्ट है, ठीक है, या सेमी या स्यूडो क्लेफ्ट है, तो उसको हम WS से बनाते हैं, यानी वाट से हम बनाते हैं, क्योंकि उसका वो नाम है। अगर मान लो किसी भी लड़के को लगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है इसका नाम WH क्लेफ्ट है या वाट क्लेफ्ट है, हम तो इसको सेमी क्लेफ्ट जानते हैं, तो क्या सेमी क्लेफ्ट वाट के अलावा दैट से भी बनाया जा सकता है क्या। जैसे मैं इसको वाट आई बॉट वाज अ पेन की जगह दैट आई बॉट वाज अ पेन लिखें, तो मैं कहूंगा ये वाला जो पार्ट है वो तो आपका सही है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा। तो मन में हमें सवाल आएगा कि दैट रखने से क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर ये हमारा नाउन क्लॉज बन सकता है, तो ये भी तो हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इससे भी तो हम नाउन क्लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज बन सकता है, नहीं। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। एक्चुअली देखिए जो वाट होता है, ठीक है, पहले इसके बारे में समझिए, थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक तरीके का आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है और इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है द थिंग दैट, द थिंग दैट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, तो जैसे ये नॉट अंटिल होता है, तो नॉट अंटिल क्या होता है, उसका मतलब वेन होता है, यानी वेन या जो नॉट अंटिल है ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। आप चाहे वेन बोलो चाहे नॉट अंटिल बोलो, उसी तरीके से चाहे आप इसको ऐसे लिखो द थिंग दैट, या आप इसको वाट लिख दो, मतलब वाट के अंदर ही ये पूरी मीनिंग जो है वो कन्वे होती है, ठीक है। अब इसमें जैसे द थिंग दैट लिखते हैं, तो यहाँ पे दैट क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके पहले जो द थिंग लिखा गया है वो उसका एंटीसीडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका एंटीसीडेंट, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने पहले जो नाउन या प्रोनाउन या जो एंटीसीडेंट होता है उसको रिलेट करने का काम करते हैं, ठीक। लेकिन जानते हैं ये जो दैट होता है ना, दैट आपका दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। एक तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से भी काम करता है, और ये पता है कंजंक्शन के तरीके से भी काम करता है, ये दोनों तरीके से काम करता है। अब आप कहोगे अगर ये दोनों तरीके से काम करता है तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा ये जो दैट है अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा, तो हमेशा तुमको दैट के पहले, ठीक है, कोई ना कोई एंटीसीडेंट रखना पड़ेगा। यानी कोई एंटीसीडेंट का मतलब कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन रखना पड़ेगा जिसको ये रिलेट कर पाए। वाट के पहले कोई रखने की जरूरत तुमको नहीं है। इस वजह से रखने की तुमको जरूरत नहीं है क्योंकि वाट जो मीनिंग कन्वे करता है वो करता है द थिंग दैट, तो इसमें द थिंग दैट दोनों आ रहा है, तो इसको ऐसे कर लो प्लस, तो ये जो दैट इसके अंदर है वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, ये जो द थिंग है वो उसका एंटीसीडेंट बन जाता है, मतलब वो अपने आप में एंटीसीडेंट लेकर के चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो दैट है वो ऐसा नहीं कर पाता। तो दैट अगर आ रहा है तो उसके अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से काम करेगा तो उसके पहले कोई एंटीसीडेंट हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां बताओ अगर इस दैट को तुम रिलेटिव प्रोनाउन बना करके लिख रहे हो तो इसके पहले कोई एंटीसीडेंट आया है क्या, नहीं आया है, नहीं आया है ना, तो ये गलत है। तो इसको हम कैसे कर दें कि ये चीज सही हो जाए, ठीक है। तो इसको जरा अगर हम ऐसे कर दें ना, द थिंग दैट आई बॉट वाज अ पेन, अब ये सही हो जाएगा। अब ये क्यों सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपने दैट लगा कर रखा था अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखो द थिंग इसका एंटीसीडेंट आ गया, यहाँ पे नहीं था तो इस वजह से ये मामला गड़बड़ था, ठीक। तो या तो हम इसको ऐसे लिख दें तो भी सही हो जाएगा। अब वाट का मतलब होता है द थिंग दैट या द थिंग विच, तो उसकी जगह पे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं द थिंग दैट या द थिंग विच आई बॉट वाज अ पेन। समझ में आ गया। बाकी ये जो हमने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों तरीके से काम करता है, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं जिससे ये आपको क्लियर रहे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये लिखा एक सेंटेंस दैट ही लाइड टू मी सरप्राइज्ड हर, ठीक है, एक सेंटेंस मान लीजिए ये लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं दैट ही लाइड टू मी सरप्राइज्ड हर, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप कहोगे, मतलब हो सकता है आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सही है। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि अरे यार सर ने कह दिया ये सेंटेंस सही है, भैया ये भी तो दैट से शुरू है, ठीक है, और ये वाला जो था वो भी दैट से शुरू था, इसको आप कह रहे हो कि ये गलत है, इस वाले को आप कह रहे हो ये सही है,
तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे आप बता सकते हो? ठीक है, अब समझना इस चीज को। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे ये जो दैट था तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पहले हमको एंटीसीडेंट चाहिए। लेकिन ये जो आपका यहाँ पे दैट लिखा गया है वो कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्त, ये एक्चुअली में एक कंजंक्शन है। ठीक है, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी जो क्लॉज होती है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये किसके तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, सरप्राइज्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब के पहले नाउन होगी, तो ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज के तरीके से काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस सरप्राइज्ड का सब्जेक्ट है। और अगर मैं दैट की स्पेशली बात करूं तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जैसे मैं ये बोलूं द पेन दैट आई बॉट इज ब्लू, मैंने बोला द पेन दैट आई बॉट इज ब्लू। ठीक, अगर इसमें तुम देखोगे ना तो ये देखो, अब मैं दैट को बोलूंगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता, सीधा सीधा देखो इसके पहले क्या आया है, द पेन। भाई ये इसका एंटीसीडेंट आ गया ना, जो इसको आगे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये इस वजह से गलत था, दैट आई बॉट वाज अ पेन। ठीक है, ये हमारी रिलेटिव प्रोनाउन थी, इसके पास कुछ ऐसा नहीं था जिसको ये रिलेट कर पाए, तो अगर इसको सही बनाना है तो यहाँ द थिंग लिख दो, तो अब ये इसका एंटीसीडेंट बन जाएगा जिसको ये रिलेट कर पा रहा है, या तो इसको सिर्फ तुम वाट से बना दो। तो ये भी आई थिंक क्लैरिटी तुमको मिल गई होगी कि यहाँ पे दैट क्यों गलत है, वाट क्यों सही है। ठीक, दूसरी चीज कि ये वाला दैट क्यों सही है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तरीके से काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम नहीं कर रहा है। पहचानने का तरीका देखो ये है। ठीक है, जब भी ये मेरे भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज के तरीके से काम करेगा, मतलब अगर ये कंजंक्शन के तरीके से काम करेगा, तो ये किसी सेंटेंस के अंदर या तो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है या तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मैं बोलूं आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं ये लिखूं आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये क्या है, कंजंक्शन ही है। कैसे, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब देखो भाई अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इसके पहले क्या आता, कोई एंटीसीडेंट आता, कोई नाउन या प्रोनाउन आता, वर्ब तो आता नहीं। ठीक है, तो ये वर्ब है। अब मैं क्या जानता हूं कि वो ऑनेस्ट है, तो ये देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगी जो ये क्लॉज है इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, या तो क्या बोल रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव, यही होता है। तो ये हमारा किसके तरीके से काम कर रहा है, नाउन के तरीके से काम कर रहा है। कैसे, जरा देखो आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट है, तो ये पूरा का पूरा किसका रिप्लाई है, वाट का रिप्लाई। वाट का रिप्लाई नाउन क्लॉज हो गया, और ये किसके तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है, इस वर्ब का। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें अगर आपने पहले पढ़ रखी होंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं पढ़ रखी हैं तो उसका भी तरीका बता रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय जयसर आपको सर्च करना है, जाके पूरा पढ़ लीजिए। आप लास्ट में पूरा बेसिक पढ़ते हो जाएंगे, लास्ट में देखेंगे क्लॉज वगैरह फ्रेज वगैरह पढ़ाई गई है, छोटे में अच्छे से समझा दिया गया। या क्लॉज बाय जयसर सर्च कर लीजिए तो भी मिल जाएगा, फ्रेज बाय जयसर सर्च कर लीजिए तो भी मिल जाएगा। एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई करना चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऑल कलेक्ट करके खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे यही लिखा है द डिसीजन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस। ठीक, अब ये हमको बनाना है। अब आप मुझे बताओ इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये तो एक हमारे सामने नॉर्मल सेंटेंस लिखा गया है, क्योंकि द डिसीजन इसका सब्जेक्ट हो गया, क्रिएटेड उसका वर्ब हो गया, प्रॉब्लम्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे जिस चीज को मुझे हाईलाइट करना है उसको मुझे बस कॉम्प्लीमेंट बना के लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं डिसीजन को क्या कर रहा हूं, मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, व्हाट, बस ये पूरा लिख दो आप, व्हाट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस। देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे एक एलिमेंट यहां से उठाना था। ठीक है, मुझे इसको यहां से मान लीजिए गायब करना था, और मुझे इसको गायब करके कॉम्प्लीमेंट बनाना था, और मुझे इस पर फोकस करना था, क्योंकि फोकस करना है तो कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी जगह पे, क्योंकि इसको हटा रहा हूं तो कुछ तो रखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, वाट लिख दिया उसकी जगह पे, मान लीजिए इसको आसान भाषा में। ठीक, तो वाट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर, बाकी हमने क्या किया, बाकी तो उठा नहीं रहा हूं, उठा तो सिर्फ इसको रहा हूं, तो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस को मैंने वैसे रख दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि भाई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये पास्ट में थी, तो पास्ट में हमने वाज, अब हमने यहाँ पे कर दिया द डिसीजन, तो ये हमने इसको इस तरीके से बना दिया। ये हमारा क्या हो गया कि व्हाट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस वाज द डिसीजन। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ भाई, क्या पता कि इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, रिकॉर्डिंग ही बंद हो। तो ये हो गया, आवाज भी आ रही है।
तो व्हाट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस, मतलब हम लोगों के लिए जिस चीज ने प्रॉब्लम क्रिएट की वो क्या थी, उसका डिसीजन था। तो हमारा सारा जो हाईलाइट वाला पार्ट है ना, वो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जो हमने डिसीजन लिखा है वो, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो व्हाट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस है, ये हमारी एक नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रही है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका लिंकिंग वर्ब है, और ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, आपने कहा कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, बाकी ये समझ में आपको आ गया। अब जैसे मान लो हमें किसी और चीज को करना है, जैसे मैंने लिखा व्हाट द डिसीजन क्रिएटेड फॉर अस, व्हाट द डिसीजन क्रिएटेड फॉर अस। अब हमें प्रॉब्लम को करना है, तो जिसको करना है उसको उधर लेकर के चले जाओ, ठीक है, वाज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। तो व्हाट द डिसीजन क्रिएटेड फॉर अस प्रॉब्लम्स, ये हमने कर दिया। अब जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं व्हाट द डिसीजन डिड वाज, व्हाट द डिसीजन डिड वाज, ठीक। अब ये मैंने क्यों लिखा, अब जैसे देखो समझना मेरी बात को, यहां मुझे किसको करना था हाईलाइट, डिसीजन को, तो हम क्या करिए डिसीजन को यहां लेके चले आए। अब मान लीजिए यहां मुझे हाईलाइट पार्ट करना है किसको, प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो हम प्रॉब्लम्स को यहां लेकर के चले आए, ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है कि भाई हमने प्रॉब्लम्स को भी कर लिया, हमने यहाँ डिसीजन को भी कर लिया, अब ये जो क्रिएटेड वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है ये एक्शन है, अगर मान लो मुझे इसे एम्फेसाइज करना है तो ये भी तो कर सकते हैं। हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, सब्जेक्ट को कर रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज को कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना वर्ब को भी करना सिखा दूंगा, ठीक है। अब जैसे वर्ब जो एक्शन है, अगर उसे करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे व्हाट, ठीक है, फिर हम लिखेंगे द डिसीजन डिड वाज, ठीक है, तो हमने वो लिख दिया व्हाट द डिसीजन डिड वाज, ठीक। अब हम इसको तो उधर लेके जा रहे हैं, तो भाई इसको तो यहां लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे बताओ हम क्या लिखें, क्योंकि हमें वर्ब करनी है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था जो हमारी वर्ब या एक्शन होती है, जब इसको हम कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखते हैं तो कौन सी फॉर्म लिखते हैं, बेस फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रिएटेड नहीं लिखेंगे, यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, क्रिएट, ठीक, क्योंकि ये एक नेम या आइडिया है, ये कोई टेंस नहीं रह गया, ये कोई एक्शन नहीं रह गया, ठीक है। तो व्हाट द डिसीजन डिड वाज क्रिएट। अब अच्छा हम क्या, अब आप कहोगे सर आपने इधर कहीं प्रॉब्लम्स नहीं लिखा, क्योंकि सेंटेंस को लॉजिकली भी तो समझो, आप क्रिएट क्या कर रहे हो वो भी तो साथ में लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स किसके लिए कर रहे हो, प्रॉब्लम फॉर अस। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ उधर ही झोंक देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है कि जैसे अब आपने क्रिएट, जैसे आपने ये क्रिएट लिखता, आप लिख देते, तो आपके दिमाग में आता ना क्या क्रिएट किया, प्रॉब्लम्स किसके लिए क्रिएट किया, हमारे लिए, तो वो लिखना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिसीजन को कर लिया, यहाँ किसको कर लिया, प्रॉब्लम को कर लिया, यहाँ किसको कर लिया, क्रिएट यानी एक्शन को कर लिया। तो इस तरीके से जिसे भी आपको फोकस में लाना है, जिसको स्पॉटलाइट देना है, उसको आप कॉम्प्लीमेंट बना करके लिख दीजिए। चलो अब आते हैं भाई ऑल क्लेफ्ट पे, ठीक है, वो सारी चीजें होप सो क्लियर हो गई। ऑल क्लेफ्ट में देखो क्या होता है, पहले ना ऑल क्लेफ्ट का मतलब समझो, जब ओनली वन थिंग इंपॉर्टेंट हो, जब आपको ये बताना हो ओनली वन थिंग, सिर्फ कोई एक चीज, ठीक है, तो हम उसके लिए ऑल क्लेफ्ट का यूज करते हैं। जैसे यहां पे सिंपल सेंटेंस लिखा, आई नीड मनी, ही अपोलोजाइज्ड, आई सेड द ट्रूथ, सी आस्क्ड फॉर हेल्प। एक बार इसको आप पॉज करना, पॉज करके खुद बनाने का ट्राई करना, देखिए आपसे ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको ऑल क्लेफ्ट में। अब जैसे मैं लिखूंगा ऑल आई नीड इज मनी, ठीक है, ऑल आई नीड इज मनी, ठीक है। अब ऑल आई नीड का मतलब यहां पे क्या हो गया पता है, मतलब द ओनली थिंग आई वांट इज मनी, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपने कहीं पे ऑल आई नीड लगा दिया, ठीक है, मतलब ऑल क्लेफ्ट मेरा मतलब है ऑल आई नीड नहीं, मतलब ऑल लगा दिया आपने, तो ऑल जो क्लेफ्ट होता है वो इसी चीज को बताने के लिए होता है, द ओनली थिंग आई वांट, सिर्फ यही चीज मुझे चाहिए, मतलब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कह रहा ऑल आई नीड इज मनी, देखो हमने कॉम्प्लीमेंट किसको बना करके लिखा, मनी को बना करके लिखा, तो वो किसको एम्फेसाइज कर रहा है, मनी को एम्फेसाइज कर रहा है कि मुझे बस पैसा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक। अब मान लो यहाँ पे ही अपोलोजाइज लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ही डिड वाज अपोलोजाइज, ऑल ही डिड वाज अपोलोजाइज। अब जरा तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे तुम किसको एम्फेसाइज कर रहे थे, मनी को एम्फेसाइज कर रहे थे जो इसका ऑब्जेक्ट था, ठीक। यहाँ पे तुम किसको कर रहे हो, अपोलोजाइज को कर रहे हो, जो कि ये वर्ब है, वर्ब यानी एक्शन। तो एक्शन को करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑल लिखा, ठीक है, ऑल, उसके बाद यहाँ पे हमने ही लिख दिया, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है वर्ब को तो हम उधर लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो डिड है इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना करके लिख दी, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया जिसमें इस वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है उसका वर्ब ये हो गया, मतलब लिंकिंग वर्ब। अब हम किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं? एक्शन को, यानी वर्ब को कर रहे हैं। जब हम एक्शन को, वर्ब को एम्फेसाइज करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट बना करके लिखते हैं, तो उसकी वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है। तो ये इस वजह से हमने ऐसे लिखी, ठीक है। आई सेड द ट्रूथ, तो ऑल आई सेड वाज द ट्रूथ, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल आई सेड, ये कहने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है? आपके कहने का तरीका, मतलब जो कुछ भी मैंने कहा सत्य कहा, मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा जो झूठ हो या इधर उधर की बात हो, जो सिर्फ हमने कहा ऑल आई सेड वाज द ट्रूथ। सी आस्क्ड फॉर हेल्प, तो ऑल सी आस्क्ड वाज हेल्प, ऑल सी आस्क्ड वाज हेल्प। इसका भी स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप ऑल बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको लिखना चाहूं, तो मैं जैसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, व्हाट आई नीड इज, मैं बता देता हूं, नहीं तो आप पता है आपके मन में ये आएगा कि सर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिखो व्हाट आई नीड इज मनी, या आप इसको लिखो ऑल आई नीड इज मनी। बस इसमें डिफरेंस ये हो जाएगा कि जैसे आपने कहा मुझे जिस चीज की जरूरत है वो पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट नहीं निकल रहा है कि सिर्फ पैसे की जरूरत है, मतलब अभी फिलहाल आपको पैसे की जरूरत है, हो सकता है कि आपको आगे आने वाले टाइम में किसी और चीज की जरूरत पड़े, ठीक है। मतलब ये चीज कहने का मतलब है कि स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ये मेरा कहने का मतलब है, ये उस चीज को लिमिट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑल आई नीड लगा देते हो तो मतलब ये है कि द ओनली थिंग, आप ये बात करो, मतलब कोई और चीज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पैसा चाहिए। तो मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि मुझे और भी चीजें चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें से पैसा भी है, मतलब ये इसका मतलब निकलता है। लेकिन अगर आप ऑल आई नीड बोल रहे हो तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, ठीक है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे और भी चीजें चाहिए, लेकिन उसमें से पैसा भी एक चीज है जो मुझे चाहिए, ये चीज निकलती है, ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना, कि अगर हम इसको ऑल की जगह पे लिखने को तो हम व्हाट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त है उसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो आप समझ में है कि ऑल क्लेफ्ट लिखते हैं तो या व्हाट क्लेफ्ट लिखते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, वही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे लिखना चाहो तो आप व्हाट नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, व्हाट आई सेड वाज द ट्रूथ, ऐसे भी बनाया जा सकता है, बस वही डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, मतलब सी आस्क्ड फॉर हेल्प, तो व्हाट सी आस्क्ड वाज हेल्प भी लिखा जा सकता है, मतलब उसने बहुत सारी चीजें के लिए मांगा, डिमांड किया, उसमें से एक मदद भी थी। लेकिन आप अगर ऑल सी सेड ऑल सी आस्क्ड बोल दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ मदद ही मांगी है, मदद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मदद चाहिए, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो ऑल वगैरह के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, इसको किस तरीके से बनाते हैं, एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब था, उसके पहले सिर्फ हमने ऑल लगा दिया, यहाँ पे ही अपोलोजाइज था, अगर हम एक्शन को कर रहे हैं तो डिड लगाएंगे, तो डिड के पहले ऑल लगा दिया, आई सेड के पहले हमने ऑल लगा दिया, सी आस्क्ड के पहले हमने ऑल लगा दिया। फिर जब ये हम लगा देते हैं तो हमको एक लिंकिंग वर्ब लगानी होती है उस टेंस के अकॉर्डिंग, और बस उसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना होता है, बस इतना ही काम आपको करना होता है, ठीक। जैसे कुछ चीजें और हैं, जैसे ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने लिखा वी मेट एट द स्टेशन, हम कहाँ मिले? स्टेशन पे मिले, ठीक है। तो हम बोलेंगे वेयर वी मेट वाज द स्टेशन, वेयर वी मेट वाज द स्टेशन। कुछ छूटे ना, मैं चाहता हूँ कि हर चीज आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि इस तरीके के भी आप सेंटेंस देखते होंगे जहाँ पे आपको ये ऐसे मिलता होगा वेयर, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पढ़ो, हम मिले, कहाँ मिले? स्टेशन पे मिले, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, ये क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब। ये किसका रिप्लाई है? आपने कहा वेयर का रिप्लाई है। कहाँ मिले? स्टेशन पर मिले, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिफाइन कर रहा है, तो इस वजह से ये शुरू हो गया किससे? वेयर से। तो वेयर इसके कंजंक्शन के तरीके से काम करने लगा, एक क्लॉज बनाएगा, ठीक है। तो क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई? एक क्लॉज हो गई, वेयर वी मेट, ठीक है। अब फिर हमने लिंकिंग वर्ब लिखे और जिस चीज को हमें एम्फेसाइज करना है उसको कॉम्प्लीमेंट बना के लिख देंगे। जैसे ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें सोचने की, उसने मुझे कल बुलाया। कल बुलाया मतलब किसको रेफर कर रहा है? टाइम, टाइम को रेफर कर रहा है, तो पहले किससे शुरू करेंगे? वेन से, ठीक है। फिर ये लिख दो वेन ही कॉल्ड मी। अब हमको डिफाइन करना है टाइम को, तो टाइम यानी जो एस्टरडे है उसको क्या बना करके आप लिख दो? अरे
कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दो, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ फियर, उसने किसकी वजह से छोड़ दिया, डर की वजह से छोड़ दिया, तो ये क्या है, रीजन, ठीक है। तो रीजन बताने के लिए वाई लिखते हैं बिकॉज से, तो वाई लिखिए, ही लिखिए, लेफ्ट लिखिए, ठीक है। वाज लिख दीजिए क्योंकि ये तो हमने बना लिया अपना नाउन, मतलब इस लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमने बना लिया, वाई ही लेफ्ट, ठीक है। किसकी वजह से छोड़ा, डर की वजह से छोड़ा, ठीक। तो ऐसे बनाते हैं, क्यों वाई लिखा क्योंकि रीजन बता रहे हैं, क्यों व्हेन लिखा क्योंकि टाइम बता रहे हैं, क्यों वेयर लिखा क्योंकि प्लेस बता रहे हैं, इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेशन तकरीबन 1 घंटा 24 मिनट का हुआ है क्लेफ्ट सेंटेंस को लेकर के, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। इस तरह के सेंटेंसेस अब अपनी लाइफ में आप आगे देखेंगे अपकमिंग एग्जाम में, आपको डर नहीं लगेगा, इसकी स्ट्रक्चर की क्लैरिटी आपको समझ में आएगी, कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हो रही है तो वो भी आपको पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि अब आपको बिल्कुल बेसिक से कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे क्या रीजन है बनाने का, यानी वाई हाउ से लेकर के हर चीज आपको पता है क्यों और कैसे हम सारी चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे मदद मिली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर इसी तरह का कोई और टॉपिक की आपकी डिमांड हो तो वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।